आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन। पिछली क्लास में लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हुआ करते थे। जैसे फिश के अंदर गिल्स था और अर्थवॉर्म के अंदर उसका मॉइस्ट क्यूटिकल था, ह्यूमन के अंदर लंग्स था, और हमने बहुत पहले पढ़ाया था कि प्लांट के अंदर स्टोमाटा होता है। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे आज कि रेस्पिरेशन किसमें, प्लांट में, एक्वेटिक एनिमल में। वैसे एक्वेटिक एनिमल के नाम पे एनसीईआरटी सिर्फ फिश को पढ़ाती है, एक्वेटिक एनिमल में सिर्फ फिश को पढ़ाती है, और फिर उसके बाद ह्यूमन की। तो इसकी तो चर्चा पूरी एक 2-3 लेक्चर आएगा इस पे, ठीक है। लेकिन आज हम लोग इन दोनों पे फोकस रखेंगे। प्लांट के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी बोलती है और फिश के बारे में भी थोड़ा सा बोलती है, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में कुछ पढ़ाती नहीं एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स टॉपिक डालेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बेसिकली थोड़ी सी कंफ्यूजन इस बात की होती है कि सर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों एक चीज होती है, दोनों अलग चीज होती है? दोनों अलग चीजें होती है, दोनों अलग चीजें होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अलग चीजें होती है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि रेस्पिरेशन में O2 यूज होता है, O2 यूज होता है, लेकिन वहीं पे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। बात समझ आ रही है? बेसिकली बात यह है कि फोटोसिंथेसिस की अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में बनने वाला ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है, रेस्पिरेशन में यूज होता है। बात समझ में? फोटोसिंथेसिस में बनने वाला ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन में यूज होता है। आपको याद होगा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन 6CO2 + 6H2O gives us C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन। तो यानी ऑक्सीजन जो वहां बन रहा था राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, तो वो ही ऑक्सीजन कोई ऑर्गेनिज्म या तो वही प्लांट या दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज कर लेता है, किसमें? रेस्पिरेशन में। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, वो कहलाता है रेस्पिरेशन। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, उसमें उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझ में? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए बच्चे को फील हो जाता है कि अभी तो हमने प्लांट के बारे में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, अभी हम लोग रेस्पिरेशन क्यों पढ़ रहे हैं? प्लांट भी रेस्पायर करता है, समझ में? प्लांट भी सांस लेता है, देखेंगे प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। अगर मैं ये बात लिखूं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्लांट रेस्पिरेशन में यूज करता है ऑक्सीजन को, यानी कि प्लांट तो रेस्पिरेशन कर रहा है, लेकिन किसका यूज कर रहा है? ऑक्सीजन का। यानी कि ये रेस्पिरेशन बिल्कुल अलग चीज है, किससे? फोटोसिंथेसिस से। समझ में आया बात? चलिए इसको नोट कीजिएगा। चलिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या फर्क है, ठीक है। हम लोगों ने ये बेसिकली देखा कि रेस्पिरेशन अलग होता है, फोटोसिंथेसिस अलग होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि प्लांट भी रेस्पायर करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। मैंने पढ़ाया था, अगर मैं थोड़ी देर के लिए याद कराऊं आपको, रेस्पायरिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट का रेस्पायरिंग ऑर्गन मैंने पढ़ाया था आपको। रेस्पायरिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट इज
स्टोमाटा। रेस्पायरिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट इज स्टोमाटा। ये स्टोमाटा क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर, पूरी डिटेल इसकी मैंने फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस के लेक्चर में बड़ी बढ़िया से पढ़ाया था। ठीक है, ये स्टोमाटा कहलाता। तो स्टोमाटा से कैसे एक्सचेंज होता है उसी चीज को अभी हम लोगों को पढ़ना है। तो बेसिकली बात ये है कि प्लांट में जैसे ये पूरा प्लांट है अपना, ये पूरा प्लांट है, इस प्लांट में जो इस पोर्शन में लीफ है, अगर इस पोर्शन में मैं लीफ की बात करूं तो इस लीफ के अंदर स्टोमाटा तो होता है, उससे तो सारा काम हो जाता है, लीफ का अपना काम तो हो जाता है, लीफ का अपना काम तो स्टोमाटा से हो जाता है। लेकिन सर प्लांट का अदर पार्ट जो है, जैसे स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, क्या उसमें भी स्टोमाटा होता है? जी हाँ, यानी कि स्टोमाटा जो होता है हर ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होता है, हर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में, हर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में। यानी स्टोमाटा कहां होता है? हर ग्रीन पार्ट, यानी प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट है वहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। तो सर लेकिन बात यह है कि ब्रांच जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। डाउट ये आएगा कि सर ब्रांच तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब ये प्लांट बना था उस टाइम उसमें स्टोमाटा था, क्योंकि ब्रांच शुरू में ग्रीन होता है। जब कोई भी प्लांट आप देखोगे जब वो छोटा रहता है, आम का पेड़ जब छोटा रहता है, जब उसके सीड में बस स्प्राउटिंग होती है, वो थोड़ा 1-2 महीने 1.5 महीने का होता है, और कुछ प्लांट तो थोड़े बड़े तक होते हैं तो उसमें स्टेम ब्राउन नहीं होती है, ग्रीन ही रहती है। जैसे मिंट का प्लांट हो गया, जैसे आप कोई जो जिसको शर्ब्स कहते हैं, शर्ब्स वाले प्लांट, उन सबका तो ब्रांच ग्रीन रहता है, उसमें स्टोमाटा तो वैसे भी होता है। लेकिन इसका जो प्लांट का ये वाला पोर्शन जब ब्राउन हो जाता है, ये वाला पोर्शन जब ब्राउन हो जाता है, ये वाला पोर्शन जब ब्राउन हो जाता है, तो इस ब्राउन वाले पार्ट में एक चीज बनता है जिसे कहते हैं लेंटिसेल। क्या बनता है? लेंटिसेल। आपने देखा होगा कि जब कोई वुडी प्लांट, जब कोई वैसा प्लांट जिसके अंदर लकड़ियां आ जाती हैं, उस टाइप के प्लांट में क्या होता है, थोड़े थोड़े हल्के हल्के छेद होते हैं। जब आप स्टेम को देखेंगे, जब आप किसी स्टेम को इस तरीके, जैसे मान लीजिए कि हमने साइड से स्टेम को देखा, तो आप देखोगे, आप गौर करोगे कि आप गौर कीजिएगा कि उस पर इस तरीके से एक ओपनिंग बनी रहती है, हल्की हल्की ओपनिंग बनी रहती है, वो ब्रांच टूटी रहती है, हल्का हल्का गैप नजर आता है। तो उन गैप्स को क्या बोलते हैं? लेंटिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल बोलते हैं। वो बेसिकली लेंस शेप के होते हैं। क्या होते हैं? लेंस शेप के। कैसे होते हैं? लेंस के जैसे। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसमें लाइट वाले चैप्टर में, लेंस कैसा होता है? लेंस आपको इस तरीके का होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, इस टाइप के शेप का स्ट्रक्चर दिखता है, इसको कहते हैं लेंस शेप। क्या कहते हैं? लेंस शेप। तो लेंस शेप का सेल होता है, वो क्या होता है? लेंस शेप का सेल होता है, तो उसको कहते हैं लेंटिसेल। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल। और ये लेंटिसेल जो होता है ना, यही रेस्पॉन्सिबल होता है ब्रांच के रेस्पिरेशन पे, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ ब्रांच, या रेस्पिरेशन की जगह आप बोल सकते हैं गैस का एक्सचेंज होना। क्या होना? गैस का एक्सचेंज होना, गैसियस एक्सचेंज ऑफ स्टेम। स्टेम के अंदर अगर कोई गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? किसकी मदद से? लेंटिसेल नाम के एक लेंस शेप सेल से। लेकिन सर लेंटिसेल तो सिर्फ सरफेस पे होता है ना? लेंटिसेल सिर्फ सरफेस पे होता है, सिर्फ इस वाले सरफेस पे, ठीक है। फिर भी बीच वाला पार्ट कुछ है, बीच वाले पार्ट में कहां से होगा रेस्पिरेशन? तो बात यह है कि हमने आपको पढ़ाया होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो जब ये ऊपर वाली लेयर जो है, ये ऊपर वाली लेयर लेंटिसेल की मदद से गैस को एक्सचेंज कर लेगा, CO2 बाहर दे देगा, ऑक्सीजन दे लेगा, तो ये वाला पार्ट अपने आगे भी उस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। समझे? अब आधे का तो काम इधर से हो गया, अब आधे का काम इधर वाले लेंटिसेल कर देंगे। मतलब कि प्लांट का ईच एंड एवरी पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन गैसियस एक्सचेंज। जैसे स्टेम में लेंटिसेल ने स्टेम का काम कर दिया, ब्रांच में भी लेंटिसेल होगा, उसने काम कर दिया, लीफ में स्टोमाटा है, उसने काम कर दिया। मतलब और फिर रूट में रूट हेयर होता है, याद कीजिए रूट हेयर होता है, उससे उसका रेस्पिरेशन हो जाता है। तो मतलब प्लांट का हर पार्ट अपने रेस्पिरेशन के लिए फुल्ली तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। समझ में? तो यानी कि उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है, स्टेम के अंदर लेंटिसेल होता है, रूट्स के अंदर रूट हेयर होता है। ये सब चीजें जो होती है हर
इसके प्लांट के हर पार्ट के अंदर और हर पार्ट अपनी गैसियस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। लेंटिसेल ने एयर अंदर लिया, वो एयर थोड़ा आगे की तरफ डिफ्यूज हो जाएगी, मतलब अपने आगे की तरफ मूव कर जाएगी और वहां से वो गैस का एक्सचेंज कर लेगा। समझ में आया? तो यानी कि मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि इन प्लांट ऑल पार्ट्स आर responsible for its own gaseous exchange मैं ये लाइन इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि आपको मैंने अभी जस्ट दिखाया कि प्लांट का हर पार्ट, अभी लीफ की बात करेगा तो स्टोमाटा हो गया, अगर स्टेम की बात करेंगे तो लेंटिसेल हो गया, और अगर रूट की बात करेंगे, अगर रूट में रेस्पिरेशन देखेंगे तो कौन आएगा? रूट हेयर जो है वो रूट के अंदर, रूट में रेस्पिरेशन कराता है, रूट हेयर जो होता है वो आपको रूट में रेस्पिरेशन कराता है। रूट हेयर क्या कराता है? रूट के अंदर रेस्पिरेशन कराता है। समझ में? रूट हेयर जो होता है वो रूट के अंदर रेस्पिरेशन कराता है। लेंटिसेल ब्रांच के अंदर कराता है, ब्रांच या फिर स्टेम कहेंगे। स्टोमाटा जो होता है वो लीफ के अंदर कराता है। समझ में? तो लेंटिसेल क्या कराता है? लेंटिसेल कराता है आपको ब्रांच या फिर स्टेम, इसके आगे लिखेंगे ब्रांच या फिर स्टेम लिख सकते हैं, ब्रांच या फिर स्टेम लिख सकते हैं। समझ में बात? ब्रांच या फिर स्टेम लिख सकते हैं। समझ में? और ये स्टोमाटा किसमें कराता है? लीफ में। तो यानी कि अलग अलग ऑर्गन, प्लांट का अलग अलग ऑर्गन सब अपने अपने रेस्पिरेशन या गैसियस एक्सचेंज के लिए पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर है, वो अपना काम खुद कर लेता है, वो किसी और के लिए जैसे स्टोमाटा जो है वो लीफ के लिए मेजर है। क्या स्टोमाटा ब्रांच में होता है? हाँ होता है, ग्रीन पार्ट में, ऐसे जनरली नहीं होता लेकिन ग्रीन पार्ट में होता है। तो स्टोमाटा लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या स्टोमाटा ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, ब्रांच के लिए लेंटिसेल रिस्पॉन्सिबल है। क्या लेंटिसेल रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जी नहीं, रूट हेयर है उसके पास। समझ में? यानी कि लेंटिसेल ब्रांच पकड़ के छोड़ देगा, लीफ में करने के लिए स्टोमाटा उसके पास। मतलब हर ऑर्गन के लिए अलग अलग रेस्पायरिंग ऑर्गन होता है। वैसे अगर बोला जाए तो लेंटिसेल रूट पे प्रेजेंट होता है, लेकिन वो आपके लेवल से थोड़ी ऊपर हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि क्या लेंटिसेल होता है रूट पे? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो आपके लेवल से ऊपर हो जाएगी। अभी आप इतना याद रखिएगा कि रूट हेयर से रूट का रेस्पिरेशन हो जाता है। चलिए इसको नोट कीजिएगा। कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा कि लेंटिसेल जो होता है वो लेंस शेप का होता है। और ये कहां कहां होता है? लेंटिसेल ब्रांच में मेनली होता है, ब्रांच को आप स्टेम भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों एक तो नहीं होता लेकिन फिर भी दोनों को आप एक जैसा देख सकते हैं। उसके बाद ये रूट में भी होता है, लेकिन क्या सर आपको क्या याद रखना है? तो रूट हेयर से ही रूट में रेस्पिरेशन होता है। अगर आपको रूट हेयर कहीं पर ना दिखे तो बता सकते हैं आप कि हाँ लेंटिसेल से ही रूट में होता है, लेकिन इन जनरल आपके लेवल पे रूट हेयर ही बोलेगा वो। देख लीजिएगा तो बताइएगा। हम लोगों ने अभी इतना पढ़ा कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है और हम लोगों ने उसका पूरी तरीके से नोट डाउन कर लिया। लेकिन मैं समरी के तौर पर लिख देना चाहता हूं कि प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स, एक साइड में पार्ट्स लिखूंगा और दूसरी साइड में लिखूंगा रेस्पायरिंग ऑर्गन या फिर जिसके थ्रू वो करता है रेस्पिरेशन। ठीक है, आइए मेरा साथ दीजिएगा, बोलिएगा। सबसे पहला मैं लीफ के अंदर बात करना चाहता हूं, दूसरा बात करना चाहता हूं स्टेम के अंदर,
मैं स्टेम लिखूंगा, आप ब्रांच भी समझेंगे। तीसरा मैं लिखूंगा रूट। ठीक है, सबका पॉसिबली मोर देन वन आंसर हो सकता है, लेकिन मैं वो बात करूंगा जो सबसे एप्रोप्रिएट है आपके लेवल पे। ठीक है, और मैं वो ही बताऊंगा कि एग्जाम में क्या लिखना है। अगर लीफ में बोलता है तो स्टोमाटा जाएगा। क्या जाएगा? लीफ में रेस्पिरेशन किसके जरिए होता है? स्टोमाटा के जरिए। क्या सर लीफ के अलावा और भी जगह स्टोमाटा होता है? बिल्कुल होता है स्टोमाटा। हर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में स्टोमाटा होता है, लेकिन उसका मेन रेस्पिरेशन का काम कहां पर होता है? लीफ के अंदर। सर स्टेम के अंदर क्या होता है? स्टेम के अंदर एक लेंस शेप का सेल होता है, लेंस शेप का सेल होता है, और इस सेल का नाम होता है लेंटिसेल। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, लेंटिसेल। स्पेलिंग मेरे हिसाब से थोड़ी सी गलत है, एक सेल होगा, मतलब एक एल होगा, देख लेना। एक मुझे थोड़ा सा है इस स्पेलिंग का थोड़ा डाउट रहता है। हाँ, लेंटिसेल। क्या सर लेंटिसेल सिर्फ स्टेम में होता है? नहीं, वो ब्रांच में भी हो सकता है, नहीं वो रूट में भी हो सकता है, लेकिन मेन रेस्पायरिंग ऑर्गन वो किसका है? स्टेम का। रूट में रूट हेयर, रूट में रूट हेयर। क्या सर रूट हेयर के अलावा और भी कुछ होता है? हाँ, मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए लिख सकता हूं कि यहां पर लेंटिसेल भी होते हैं, यहां पर लेंटिसेल भी होते हैं। ठीक है, आपको रूट दिखे, रूट हेयर दिखे, रूट हेयर देखिएगा। अगर लेंटिसेल दिखे तो लेंटिसेल देखिएगा। एक बार नोट डाउन कराइए इसको। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा इतना कि प्लांट में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, प्लांट में रेस्पायरिंग ऑर्गन कैसे होते हैं। तो मैं अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक अपना प्लांट था, वो तो खत्म हो गया। अब आते हैं टॉपिक के लिए रेस्पिरेशन इन फिश। बेसिकली एक्वेटिक एनिमल मैंने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक्वेटिक एनिमल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब फिश के बारे में पढ़ाती है, इसलिए मैं सिर्फ फिश की बात करूंगा। रेस्पिरेशन इन फिश, रेस्पिरेशन इन फिश। सबसे पहली बात, देखिएगा, फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल। क्या फिश एनिमल है? जी हाँ, एनिमल है भाई वो। फिश फिश नहीं, फिश एनिमल है। फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल विच यूज dissolve oxygen for their respiration, for their respiration। दूसरा लिखिएगा, rate of respiration is faster in fish because the amount of oxygen in water is less, but requirement for oxygen is more. So to fulfill the demand of oxygen supply to body, rate of respiration एनसीईआरटी ये दो पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करती है और यही बातें लिखती है। हाँ, बस ये जो मैंने लिखा है ये एनसीईआरटी के लाइंस एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बट ये
थोड़ी सी साधारण भाषा में वही बात बोली गई है जो बात एनसीईआरटी ने बोली थी। लिखिए इस बात को। चलिए, तो बेसिकली फिश के बारे में ये 2 पॉइंट लिखते हैं एनसीईआरटी। और एक बात जो मैंने बहुत शुरू में पढ़ा दी थी वो ये कि रेस्पायरिंग ऑर्गन इसका क्या होता है, इसका रेस्पायरिंग ऑर्गन क्या होता है, इसका रेस्पायरिंग ऑर्गन होता है गिल्स। अगर आपको याद नहीं है तो आपको शाम से जुड़ जाना चाहिए। इसका रेस्पायरिंग ऑर्गन होता है गिल्स। ये गिल्स के जरिए रेस्पिरेशन करता है। मैं ये 2 पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड पूरा पढ़ाने के बाद दोबारा आऊंगा, मैंने आपके ये नोट्स लिखवा दिया, ठीक है। आइए अगला स्लाइड क्या करते हैं और इसमें पढ़ते हैं कि फिश में बेसिकली रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो थोड़ी देर के मुझे ये बताना पड़ेगा कि फिश का जो हार्ट होता है ना, फिश का जो हार्ट होता है ना वो 3 चेंबर का होता है। कितने चेंबर का होता है सर? ये क्या होता है चेंबर सर? ये 9th क्लास में पढ़ना होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी बात नसीब है, मेरे 9th वाले लेक्चर में आ जाइए, आराम से पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली फिश का जो हार्ट होता है वो 3 चेंबर का होता है। अब क्या होता है इस 3 चेंबर में देखते हैं। पहले तो मैं बात करूं कि फिश को थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। आइए फिश बनाते हैं पहले। इस फिश में इसके पास कहीं तो गिल्स होगी, कहीं तो इसके पास। मेरी फिश थोड़ी सी ज्यादा आपको सही धजी नहीं लग रही है? ऐसा लग रहा है मेकअप करके निकली है मार्केट में। देखिए इसके अंदर यहाँ पे गिल्स होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे बना रहा हूं इसका हार्ट, ठीक है। इस तरीके का एक हार्ट होता है इसका, इस तरीके का हार्ट होता है। क्या होता है कि ब्लड जो है, ब्लड यहां से बाहर आता है, ब्लड यहां से बाहर आता है। इस हार्ट का 3 चेंबर होने का मतलब है, इस हार्ट के 3 चेंबर होने का मतलब है, मैं इस तरीके से बनाता हूं। इसका हार्ट अलग से बनाने की कोशिश करता हूं। मैं इसका हार्ट अलग से बनाता हूं, मैं इसकी हार्ट को अलग से बनाता हूं, ठीक है। ये 3 चेंबर होता है। पहले इसका सर्कुलेशन समझते हैं, फिर हार्ट के बारे में बात करें। तो पहले इसका सर्कुलेशन इस तरीके से कि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, वो पूरे बॉडी में ब्लड। तो ये जो हार्ट है अपना, ये हार्ट इस पाइप होकर के ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने की कोशिश कर रहा है। ये इस तरीके से ब्लड यहां से निकला है, इस तरीके से ब्लड यहां से निकला है और ये ब्लड पहुंचा है किसके पास? गिल्स के पास। कहां पहुंचा है? गिल्स के पास। ये गिल्स के पास पहुंचा है, ये गिल्स के पास पहुंचा है इसलिए कि ये जो इसके अंदर ब्लड है ये इससे जब पास आउट होगा, जब ये ब्लड इसके अंदर से पास आउट होगा गिल्स होकर के, तो गिल्स से वो ऑक्सीजन प्रदान करेगा। गिल्स एनवायरमेंट से या डिजॉल्व वाटर से ऑक्सीजन खींचेगा और वो गिल्स जो ऑक्सीजन खींचा है वो इसके अंदर फ्लो जो हो रहा है ब्लड उसके अंदर डाल देगा। बोलो, हार्ट में पंप किया उस ब्लड को, हार्ट में पंप किया उस ब्लड को, अब वो ब्लड पंप होकर के कहां पे आया? गिल्स पे आया। कहां पे है? गिल्स पे आया। तो जैसे ही गिल्स पे आया, तो अब ये जब गिल्स पे आया तो गिल्स पे आने के बाद गिल्स ने ऑक्सीजन लिया उस एनवायरमेंट से या जहां से भी लिया वो बाद में देखेंगे। पहले तो इसने ऑक्सीजन लिया गिल्स ने, अब उस गिल्स ने ऑक्सीजन को इस ब्लड के अंदर डाल दिया जो इसके अंदर फ्लो कर रहा था थोड़ी देर पहले। बोलो, डाल दिया। अब वो ब्लड वो पूरे बॉडी में घूमते घूमते दोबारा हार्ट में चला जाएगा। वो ब्लड जो अभी ऑक्सीजन ले करके पूरी बॉडी में घुमा था वो दोबारा हार्ट में चला जाएगा। बोलो, और फिर से वही काम होगा कि यहां से दोबारा से, क्योंकि अब वो पूरे बॉडी में घुमा होगा, तो जब पूरे बॉडी में घुमा होगा तो ऑक्सीजन दिया होगा, ऑक्सीजन दिया होगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिया होगा। बोलो भाई, अरे बोलो ना, जब वो गिल्स से ऑक्सीजन लेकर के वो ब्लड चला होगा तो पूरी बॉडी में उसने ऑक्सीजन दिया होगा और CO2 लिया होगा। बेसिकली यहाँ पे 2 तरह के टर्म यूज करते हैं, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक होता है ऑक्सीजनेटेड। असल में ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं, अभी इसलिए फ्लुएंटली यूज नहीं कर पा रहा हूं। ऑक्सीजनेटेड उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है और डीऑक्सीजनेटेड उसे कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। तो बेसिकली देखो, इस हार्ट से कहानी शुरू हुई थी, इस हार्ट से कहानी शुरू हुई थी। इस हार्ट ने पंप किया कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए मेरे पास शायद मैंने एक गलती कर दी है, गलती ये कर दी है कि फिश का हार्ट 2 चैम्बर का होता है मेरे भाई। अरे भाई इतनी बड़ा ब्लंडर मैं कैसे कर सकता हूँ? फिश का हार्ट 2 चैम्बर का होता है। अरे भाई अरे भगवान बचाना मुझे, मुझसे भी गलती हो जाती है, इतना बायो पढ़ने के बाद मुझसे गलती हो जा रही है। हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर का होता है, ठीक। मुझे वही थोड़ा थोड़ा फील आ रहा था, कुछ तो गलत कर दिया मैंने। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेंगे। तो अभी पहले ये समझते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से चला है? हार्ट से चला। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते 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 कहां आया? गिल्स के पास आया। गिल्स ने उसको ऑक्सीजन दिया। गिल्स ने उसको क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। गिल्स ने उसको क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। अब ये ब्लड इसमें जो फ्लो किया है, इसमें जो फ्लो किया, कैसा ब्लड फ्लो किया? अब इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। और ये पूरे बॉडी में रन आउट होगा, पूरे बॉडी में रन करेगा। पूरी बॉडी में रन करने के बाद ऑक्सीजन दे देगा ऑर्गन को, और उसी ऑर्गन से CO2 ले लेगा। और जब ले लेगा तो वो अब ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजन उसने दे दिया, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है इसे, तो वो ब्लड जो इसके अंदर इंटर करता है, वो ब्लड जो हार्ट में इंटर करता है, हार्ट में इंटर करने वाला ब्लड, हार्ट में इंटर करने वाला ब्लड, हार्ट में इंटर करने वाला ब्लड कैसा होता है? हार्ट में इंटर करने वाला ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। ये बात याद रखिएगा, यही सवाल पूछेगा आपसे कि हार्ट में कौन सा ब्लड एंटर करता है फिश के? डीऑक्सीजनेटेड। और हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी में, हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी में कैसा ब्लड पंप करता है? डीऑक्सीजनेटेड पंप करता है। तो ऑक्सीजनेटेड वो कहां पे होता है? गिल्स के पास होता है। गिल्स का काम होता है ऑक्सीजनेटेड बनाना। गिल्स का काम होता है ऑक्सीजनेटेड बनाना। गिल्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड बनाना। किसको? ब्लड को। तो अब वो ऑक्सीजनेटेड बन के पूरे बॉडी में फ्लो करता है, और फ्लो करने के बाद ऑक्सीजन दे देगा, CO2 ले लेगा, उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप हो करके उस हार्ट में जाता है, और हार्ट से दोबारा पंप होके गिल्स के पास जाता है। समझ में आया बात? तो इस तरीके से अपना फिश रेस्पिरेशन करता है। तो फिश में बेसिकली मेजरली हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड मूव कर रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में? हार्ट में इधर से ब्लड आता है और फिर दूसरे साइड से निकल जाता है। तो कैसा ब्लड निकला? डीऑक्सीजनेटेड। इंटर भी कैसा किया? डीऑक्सीजनेटेड। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं, मैं ये बात कह सकता हूं, मैं ये बात कह सकता हूं, मैं ये बात कह सकता हूं कि फिश हार्ट, या थोड़ा सा हार्ट ऑफ फिश लिखते तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अंग्रेजी भी तो अच्छी होनी चाहिए। हार्ट ऑफ फिश ओनली यूज कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अंदर कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है। यानी कि फिश के हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है। हमेशा कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। या तो वो उसके अंदर इंटर करे या फिर वो एग्जिट करे, लेकिन दोनों कंडीशन में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दोनों कंडीशन में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कोई रोल ही नहीं है हार्ट के अंदर। समझ में? किसमें? किस एनिमल में? फिश में। किस एनिमल में? फिश में। सबसे पहले फिश का हार्ट 2 चैम्बर का होता है। ये थोड़ा सा कितने चैम्बर का होता है? 2 चैम्बर का। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, इसको आप नोट करेंगे, इसको आप नोट कीजिए। चलिए अभी स्लाइड के सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो चलिए उन्होंने ये समझा कि फिश में रेस्पिरेशन कैसा है, फिश कैसे सांस लेती है, सारी चीजें। अब हम लोग लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमने लास्ट स्लाइड में इतनी सारी बातें लिखी थी उसको दोबारा से पढ़ेंगे कि क्या लिखा था मैंने। तो मैं बता दूं कि मैंने क्या लिखा था। उस लिखे में सबसे पहली बात ये थी कि फिश एक एक्वेटिक एनिमल है। ये बात बहुत साफ है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करती है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन किसे कहते हैं? व्हाट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन? बेसिकली जैसे हम लोग एनवायरमेंट की बात करते हैं, अपने वातावरण के आसपास देखते हैं तो ऑक्सीजन है, हम आराम से उस सांस को ले लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर आ जाता है, और भी बाकी गैसें आती है उनकी कोई यूज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं किसमें? पानी में। तो पानी में तो पानी का कांटेक्ट हवा से है, लेकिन वो मछली का कांटेक्ट हवा से नहीं है।
मछली का कॉन्टेक्ट किस पानी से है और उस पानी का कॉन्टेक्ट किससे, हवा से है। तो वो जो एनवायरमेंट की जो एयर है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो मिक्सचर ऑफ गैस पानी के अंदर भी डिजॉल्व होती है, मतलब डिजॉल्व मतलब घुल जाती है। यानी कि एनवायरमेंट की जो मिक्सचर ऑफ गैस है, वो मिक्सचर ऑफ गैस उस लिक्विड, उस पॉन्ड का पानी या उस ओशन का पानी, उसमें भी वो मिल जाती है और घुलित हो जाती है, यानी डिजॉल्व हो जाती है। अब डिजॉल्व होने के बाद तो सारी गैस डिजॉल्व हुई है, लेकिन हमें तो बात ऑक्सीजन की करनी है, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज करता है कौन, फिश। लेकिन जितने अमाउंट में, जिस लेवल पे ऑक्सीजन आपके एनवायरमेंट में मौजूद है, उतने लेवल पे इसमें पानी में वो घुल नहीं पाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है, ऑक्सीजन को जो सॉल्युबल बनाना, मतलब सॉल्युबल तो समझते हैं कितना वो घुलेगा। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो होती है बहुत कम होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी CO2 की होती है। तो ऑक्सीजन बहुत कम सॉल्युबल होता है, तो बहुत कम सॉल्युबल होने की वजह से वो डिजॉल्व तो हुआ, ऐसा नहीं कि वो नहीं घुला, वो डिजॉल्व हुआ लेकिन बहुत कम अमाउंट में हुआ, ठीक है। तो जब कम अमाउंट में घुला, तो लेकिन जब कम अमाउंट में घुला, तो उस पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो ऑक्सीजन की मात्रा एनवायरमेंट के कंपेयर में कम हो गई। तो जैसे ही वो कम हुई, तो अब जो ऑर्गेनिज्म या जो भी एनिमल उसके अंदर उस पानी का यूज करेंगे सांस लेने के लिए, यानी उस पानी को गिल्स में लेंगे, फिर गिल्स से बाहर पानी छोड़ेंगे और अंदर के ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में ले लेंगे, तो ये वाला जो काम करेंगे उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा या कम मिलेगा, उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा, क्योंकि पानी में ही डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है। तो वो जैसे ही पानी, देखो मछली को देखा होगा, मुंह से पानी लेती है और कलपड़े से छोड़ती है, वो मुंह से पानी लेकर के अपने गिल्स से छोड़ करके, उस गिल्स में ये पावर होता है कि उस ऑक्सीजन में, वो जो पानी है उसके अंदर डिजॉल्व जितनी ऑक्सीजन है उसको अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी का पानी छोड़ देता है। तो वो जब डिजॉल्व ही कम हुआ है ऑक्सीजन, तो पानी में ऑक्सीजन कम ही मिलेगा उस फिश को। तो जब वो ऑक्सीजन कम मिलेगा, लेकिन बॉडी की सप्लाई तो उतनी है, बॉडी को तो नहीं चाहिए ऑक्सीजन, बॉडी क्यों नहीं बोलेगा कि आप कम में काम कर लो, उसको तो बॉडी को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी ही है। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो ऑक्सीजन को बढ़ा लीजिए, ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना पानी में घोल लीजिए, वो घुलेगा ही नहीं क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। दूसरा यह है कि आप तेजी से सांस लीजिए, जल्दी सांस लीजिए, जल्दी सांस लीजिएगा तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, तो आप जल्दी ऑक्सीजन को उसका कहते हैं बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, जल्दी आप पानी पास करेंगे अपने गिल्स होकर के, और जल्दी आपका ऑक्सीजन बॉडी में आ जाएगा, तो जितना आपको चाहिए वो मिल जाएगा। दो रास्ता है, तो पहले रास्ते में तो कुछ हो नहीं सकता है कि डिजॉल्व होता ही होता है जितना इसकी सॉल्युबिलिटी है। दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करते हैं फिश कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेने का जो रेट है, 1 मिनट में जितना सांस लेना है वो फास्ट होता है, किसमें, फिश में। वो फिश में क्या होता है, फास्ट होता है, फास्ट नहीं बहुत तेज होता है। फास्ट होता है, आपने देखा होगा मछली बहुत तेजी से अपने लिप्स को हिलाती है, इसलिए वो पानी बहुत तेजी से अपने अंदर लेना चाहती है ताकि उसके अंदर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन कम है वो उसके लेवल को कंपनसेट कर सके, ठीक है। तो जिसकी वजह से, बिकॉज क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर में लेस है, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर, यानी कि पानी का रिक्वायरमेंट तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है, लेकिन वो डिजॉल्व कम है। तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन का डिमांड को फुलफिल करने के लिए बॉडी के अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन को फास्ट कर लेती है कौन, फिश। तुमसे ये सवाल इंटेक्स का सवाल है, आपके एनसीईआरटी में ये सवाल पूछा है कि व्हाई एक्वेटिक एनिमल या फिश का रेट ऑफ रेस्पिरेशन तेज होता है, तो बताना कि उसके ऑक्सीजन का डिजॉल्व होना पानी के अंदर कम, जिसकी वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन के सप्लाई को कंपनसेट करने के लिए वो अपने रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देते हैं और उससे वो कंपनसेट कर लेते हैं। रेस्पिरेशन वाला इंजन होता है, ये तो पढ़ाया ही था। तो यानी इतनी बातें सामने आती है, यानी कि अभी हम लोगों ने, और ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, यानी कि अपने लोगों ने प्लांट के बारे में पढ़ लिया, एक्वेटिक एनिमल में फिश के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इस ह्यूमन के बारे में पूरा 1-2 लेक्चर लगेगा, जिसमें लंग्स और सारे स्ट्रक्चर, यानी कि अगला लेक्चर इसी आने वाला है कि उनके लंग्स और बाकी उसके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, समझ में। तो ह्यूमन का रेस्पिरेशन बचा है, बाकी सारा रेस्पिरेशन हो चुका है। बोलिए कोई दिक्कत, सारा नोट्स कर लिया आपने, एक बार देख लेंगे सारा नोट्स आपने कर लिया हो बराबर से। चलिए ये जो खत्म करते हैं क्लास, चलिए थैंक यू।